अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे स्टैट की बुक यानी कि STA 301। तो इसकी हम मिड टर्म प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। आज हम इसके MCQs करेंगे और हर MCQs को हम डिटेल में देखेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन्हें भी हम डिटेल में देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स A and B, PA is 0.2 and PR is 0.4, then PA union B what? उन्होंने हमसे पूछा है कि अगर हमारे पास एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास A की वैल्यू PA की वैल्यू ये है, PR की ये है। तो अगर हमारे पास PA यूनियन B होगा तो हम क्या करेंगे? एक्चुअली ये PR नहीं है, ये PB लिखना था, उन्होंने गलती से लिखा हुआ है, ये PB की वैल्यू लिखी हुई है। तो A यूनियन B के लिए हम क्या करते हैं? A यूनियन B अगर हमने फाइंड करना हो तो फिर हम PA और PB को प्लस कर देते हैं, ठीक है। PA की वैल्यू को PB की वैल्यू से प्लस कर देंगे तो हमारे पास PA यूनियन B का आंसर आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे A यूनियन B की जगह A इंटरसेक्शन B लिखा हो, ठीक है, अगर A इंटरसेक्शन B हमने फाइंड करना हो तो तब हम क्या करेंगे? तब हम इन दोनों को प्लस की बजाय मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि अब उन्होंने हमें यूनियन का पूछा हुआ है तो यूनियन के लिए हम इन्हें प्लस करते हैं और 0.2 प्लस 0.4 हमारा आंसर 0.6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मोस्ट वन हेड इज। कहता है कि जब हम दो कॉइन्स को टॉस करते हैं इकट्ठा, ठीक है, तो कितनी पॉसिबिलिटी हैं कि सिर्फ एक कॉइन में हेड आए। देखिए, जब हम दो कॉइन्स को टॉस करेंगे तो हमारे पास टोटल ऑप्शन कितने होंगे? या तो दोनों पे टेल आ सकता है, ठीक है, या एक पे टेल एक पे हेड आ सकता है, या फिर ऐसा होगा कि एक पे हेड और दूसरे पे टेल आ जाएगा, या फिर दोनों पे हेड आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास कितनी टोटल पॉसिबिलिटीज़ हैं? चार हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज़ हैं। और हमें क्या चाहिए? जिनमें कम से कम एक हेड हो, ठीक है। तो इसमें भी एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, इसमें भी कम से कम एक हेड है। तो हमारे पास कितनी है? 3। तो ऊपर हम 3 लिख देंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा वो 3/4 होगा। तो आपने जो भी क्वेश्चन हो उस हिसाब से देख लेना है। 2 कॉइन्स कहेगा तो आपने 2 के टोटल देख लेने हैं, 3 कॉइन्स कहेगा तो आपने 3 के टोटल देख लेने हैं, टोटल नीचे लिख देने हैं, और जो उसने पूछा है वो कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो आपने ऊपर लिख देनी है। अगर कटिंग होती होगी तो कटिंग करके, वरना आपका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सेट ऑफ 20 वैल्यूज़ ऑल द वैल्यूज़ आर 10, व्हाट विल बी मीडियन। तो कहता है कि अगर आपके पास 20 वैल्यूज़ हैं, ठीक है, और हर वैल्यू 10 है, यानी कि 20 दफ़ा 10 10 10 10 10 लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपके पास मीडियन क्या होगा? भाई मीडियन क्या होता है? मीडियन ये होता है कि आप जो सेंटर वाली 2 वैल्यूज़ हैं उन दोनों को प्लस करते हैं और 2 पे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो आपके पास सेंटर वाली 2 वैल्यूज़ क्या होंगी? सारी वैल्यूज़ 10 है तो सेंटर वाली भी 2 10 होंगी। तो 10 + 10 कितना हो जाएगा? 20, और 20 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर 10 आ जाएगा। तो इसलिए आपका जो आंसर है वो 10 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर इज़ नॉट बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस। तो वो कहता है कि वो कौन सी मेजर्स है जो ऑब्जर्वेशन, तमाम ऑब्जर्वेशन पर बेस नहीं करती। देखिए, हमारे पास जितनी भी मीन की वैल्यूज़ होती हैं ना वो हमारी ऑब्जर्वेशन पर मेजर करती हैं, लेकिन जो हमारा मोड होता है इसका हमारी ऑब्जर्वेशन से कोई ताल्लुक नहीं होता। मोड जो होता है ये मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही होती है उसे हम मोड कह देते हैं। अगर हमारे पास 2 3 2 5 इस तरह करके आ रहा है तो जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा होगा उसे हम मोड कह देंगे। तो इसका जो है हमारी ऑब्जर्वेशन से कोई ताल्लुक नहीं होता, इसलिए मोड हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है, अ 5 नंबर समरी कंसिस्ट ऑफ। जो 5 नंबर समरी होती है वो किस चीज़ पर कंसिस्ट करती है? देखिए, 5 नंबर समरी में हमारे पास सबसे पहले जो है वो मिनिमम वैल्यू होती है x की और एंड पे मैक्सिमम वैल्यू होती है। सेंटर में हमारे पास Q1 होता है, Q2 होता है और Q3 होता है। आप जानते हैं कि हम
Q2 को मीडियन भी कहते हैं और मीडियन को Q2 भी कह सकते हैं। तो अगर मीडियन की जगह Q2 लिखा हो तब भी ये आपका आंसर सही होगा। तो देखिए उन्होंने मीडियन को ही चेंज करके मीन मोड लिखा हुआ है और यहाँ पे Q2 चेंज किया हुआ है। तो आपने याद रखना है कि हमारे पास पहले मिनिमम वैल्यू होगी, फिर Q1, फिर Q2, फिर Q3 और उसके बाद XM यानी कि मैक्सिमम वैल्यू। तो Q2 की जगह मीडियन भी लिखा हो तो हमारा आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following can never be taken as the probability of an event? वो कह रहा है कि यहाँ नीचे जो दिए गए हैं इनमें से कौन सा है जो प्रोबेबिलिटी इवेंट में टेक नहीं किया जा सकता। तो देखें हमारे पास जो वैल्यूज़ होती हैं ना 0 से 1 के दरमियान, उनको हम टेक कर सकते होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो है ये 1 है, इसे भी टेक कर सकते हैं, ये 0 है, ये भी कर सकते हैं, और ये 0.5 जो है ये भी हमारे 0 और 1 के दरमियान है। लेकिन -0.5 जो है ये 0 से छोटी है, इसलिए ये नहीं हो सकती। तो हमारा आंसर जो है वो -0.5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ E इज़ एन इम्पॉसिबल इवेंट, अगर E इम्पॉसिबल इवेंट हो तो PE क्या होगा। देखिए अगर E इम्पॉसिबल है तो PE हमारा 0 होगा, ये सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज विच इज़ डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ वैल्यूज़ इज़ कॉल्ड। ये उन्होंने एग्जैक्ट आपके नोट से जो है सेंटेंस उठाया हुआ है, तो ये हार्मोनिक मीन होता है। ठीक है, एवरेज विच इज़ डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन का जो रेसिप्रोकल होता है वो हार्मोनिक मीन होता है, और इसी तरह अगर हार्मोनिक मीन का रेसिप्रोकल लिखा होगा तो वो अर्थमेटिक मीन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है An automobile is running during the first 60 kilometer at rate of 10 kilometer per hour during the second। ठीक है, वो कह रहा है कि एक ऑटोमोबाइल है वो रन कर रहा है, एक गाड़ी है रन कर रही है, पहले 60 किलोमीटर वो है 10 किलोमीटर पर आवर से चली है, अगले 60 किलोमीटर जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर से चली है, उससे अगले जो 60 किलोमीटर हैं वो 40 किलोमीटर पर आवर से चली है। तो आप बताएं कि इसके लिए हम कौन सा मेथड जो है वो हमारे लिए अप्रोप्रिएट होगा, कौन सा मेथड हम यूज़ करेंगे। तो देखें जब हमारे पास कोई वैल्यू होती है जिसमें हमारे पास एक चीज़ कांस्टेंट होती है, ठीक है, देखें हमारे पास ये जो है कांस्टेंट था, तो जिसमें x कांस्टेंट हो या हम y चेंज हो रहा हो या y कांस्टेंट हो और x चेंज हो रहा हो, यानी कि जिसमें एक चीज़ कांस्टेंट हो हमेशा सेम रहे, जैसे ये 60 किलोमीटर था, तो वो हमारे पास हार्मोनिक मीन होता है। और जिसमें दोनों चीज़ें कंटिन्यूसली चेंज हो रही हूँ, ठीक है, जितना ये चेंज हुआ है उतना ये होगा दोबारा, जितना अगर ये 60 to 80 हो जाए और ये 10 से 20 हो जाए, तो मतलब जितनी इसमें चेंजिंग आए उतनी ही कंटिन्यूसली इसमें आती जाए, तो वो हमारे पास जो है वो जियोमेट्रिक मीन होता है। ठीक है, तो आपने ये दोनों क्वेश्चंस देख लेने हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज़। ये जो वैल्यूज़ हैं इनका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। तो जो सेम वैल्यूज़ का हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मीज़ोकार्टिक कर्व। हमारे पास 3 तरह की कर्व होती हैं, एक मीज़ोकार्टिक होती है, एक लिपोकार्टिक होती है और एक प्लेटिकार्टिक होती है। ठीक है, मीज़ोकार्टिक कौन सी होती है, ये हमारे पास नॉर्मल कर्व होती है। ठीक है, मीज़ोकार्टिक नॉर्मल कर्व होती है और ये इसकी बेस जो है वो कंपैरिजन होता है। ओके, और एक चीज़ आपने ये भी देख लेनी है कि इसकी जो है पीक जो है वो फ्लैट नहीं होती, नॉट वेरी फ्लैट, ना फ्लैट होती है और ना ही पीक होती है। ठीक है, और जो लिपोकार्टिक होता है ये आपका रिलेटिवली हाई होता है। ठीक है, और थर्ड आपके पास प्लेटिकार्टिक होता है। प्लेटिकार्टिक जो है आपके पास इसका टॉप फ्लैट होता है। तो ये आपने तीनों की देख लेनी है, और हमारे पास क्योंकि मीज़ोकार्टिक पूछा हुआ है तो ये हमारे पास नॉर्मल होता है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट वो कहता है मेन टेंड टू मैरी वोमेन हु आर स्लाइटली यंगर देन देमसेल्व्स। सपोज दैट एवरी मैन मैरिड अ वोमेन हु वाज एग्जैक्टली 5 years यंगर देन देमसेल्व्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। कहते हैं कि देखें अगर एक आदमी है वो चाहता है कि वो अपने से छोटी उम्र की औरत से शादी करे, तो अगर हर आदमी जो है वो अपने से 5 साल छोटी उम्र की औरत से शादी करता है, तो हम क्या कहेंगे कि इसके लिए जो हमारे पास ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सा करेक्ट है। देखें जब हमारे पास जो आंसर है ना वो परफेक्ट आंसर आता है ना, जब कोई भी एरर नहीं आता,
क्योंकि उसने कह दिया हर आदमी 5 साल छोटी से करेगा, ना तो आदमी कम ज़्यादा होंगे और ना ही ईयर्स। तो इसका मतलब है कि फिर हमारे पास एक परफेक्ट आंसर आएगा, और जब परफेक्ट आंसर हो, नो एरर हो, तो हमारे पास कोरिलेशन कोफिशिएंट 1 आता है। ओके, नेक्स्ट वो कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्स फर्स्ट टू मेक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में वो पूछ रहे हैं। तो ये रेंज होती है, सबसे पहले हम रेंज डिसाइड करते हैं, उसके बाद हम रेंज के हिसाब से ग्रुप्स की जो है नंबरिंग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम रेंज करते हैं। सेकंड है डाटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फूड इज़ एन एग्जांपल ऑफ। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ फूड से सेकेंडरी डाटा होता है। प्राइमरी डाटा कौन सा होता है, जो आप इंटरव्यू से या क्वेश्चनिंग से या जो है ना जिसे हम मर्दमशुमारी कहते हैं उससे, या इस तरह का जो डाटा आप करते हैं ना इकट्ठा, वो प्राइमरी डाटा होता है। जो आपका मिनिस्ट्री से और इस तरह की बाकी चीज़ों से आता है ना, वो आपका सेकेंडरी डाटा होता है। ओके, टोटल एंगल ऑफ अ पाई चार्ट। पहले हम देख लेते हैं पाई चार्ट क्या होता है। देखिए भाई, पाई चार्ट जो होता है वो आपका एक पूरा सर्कल होता है, तो उसके अंदर आपको बताया होता है कि इस तरह आपका जो है ना, ये इतना हिस्सा जो है ये आपका करेक्ट है और ये वाला आपका क्रॉस है, ठीक है। कुछ भी बताया जा सकता है। जैसे वीयू में आपने देखा होगा, उन्होंने बताया होता है पाई चार्ट में अक्सर कि ये आपका जो इतना हिस्सा है ये आपका मतलब यहाँ ये मिड के नंबर्स हैं, ये आपके जो हैं वो जो आपके क्विज़ वगैरह होते हैं उसके नंबर हैं, और ये आपके फाइनल टर्म के नंबर हैं। इस तरह उन्होंने पाई चार्ट बनाया होता है। तो पाई चार्ट क्योंकि एक पूरा सर्कल होता है और सर्कल का डायामीटर 360 होता है, इसलिए जो हमारा पाई चार्ट है उसका जो टोटल एंगल है वो 360 होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कहता है विच वन ऑफ द फॉर्मूला ऑफ रेंज। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? रेंज का फॉर्मूला ये होता है कि आप x की मैक्सिमम वैल्यू लें और उसमें से मिनिमम वैल्यू को माइनस कर दें तो आपके पास रेंज आ जाती है। नेक्स्ट वो कह रहा है इफ़ अ प्लेयर वेल शफल द पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड फ्रॉम 52 प्लेइंग कार्ड इज़। देखें, वो कहता है कि आपके पास जो हैं टोटल 52 कार्ड्स हैं, किसी के पास भी कोई एक प्लेयर है, कार्ड्स जानते हैं ना, ताश के पत्ते जो होते हैं, तो वो कहता है कि कितने चांसेस हैं कि आपके पास ब्लैक कार्ड आएगा। देखें 52 हैं, ठीक है ना, तो 52 में से हाफ रेड होते हैं, हाफ ब्लैक होते हैं, तो इसका मतलब कि 26 जो हैं वो ब्लैक होंगे। तो अगर हम टोटल को नीचे रखें इस तरह और जो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं वो 26 हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके ना, लेकिन ये देखें ये कटिंग करके भी आ सकता है। अगर आपको इसकी जगह 1/2 दे दे तब भी आपका आंसर ठीक होगा। आप इसकी कटिंग करेंगे तो आपका आंसर जो है 1/2 आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, जो आपके टोटल कार्ड है उसे आपने नीचे रख लेना है, और जो कार्ड उसने पूछे हुए हैं, उसने ब्लैक कार्ड पूछे हुए हैं, लेकिन अगर वो यहाँ रेड कार्ड भी पूछ ले तब भी आपका आंसर या तो 26/52 होगा या 1/2, जो भी ऑप्शन दे वो करेक्ट होगा। तो आपने उसी हिसाब से देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहा है पर्सनस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज़ नॉट पॉसिबल इफ स्टैंडर्ड डिवीजन इज़। वो कौन सी चीज़ है जो अगर वो कह रहा है कि कोफिशिएंट स्क्यूनेस इज़ नॉट पॉसिबल, जिसमें स्क्यूनेस पॉसिबल नहीं होगी। तो देखें, अगर हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन 0 हो जाए तो हमारे पास स्क्यूनेस जो है वो पॉसिबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हमारे पास ओवर में है, यानी कि नीचे, और नीचे अगर 0 आ जाए तो हमारी वैल्यू सॉल्व नहीं हो सकती होती। इसी वजह से हम कहेंगे कि अगर हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो अगर 0 हो जाएगी तो हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन में क्या फ़र्क होता है? देखें भाई, जो आपकी परम्यूटेशन होती है इसके अंदर आपका ऑर्डर, वैल्यूज़ को ऑर्डर करना इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन कम्बिनेशन के अंदर ऐसी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती। आप बग़ैर वैल्यूज़ को किसी ऑर्डर के रखे, यानी कि वो अगर आगे पीछे भी हैं तो आप उन्हें कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन आप उन्हें परम्यूट नहीं कर सकते जब तक आप उनकी ऑर्डरिंग, उन्हें अरेंज नहीं कर लेते, ठीक है। तो नेक्स्ट में फ़ाइल जो है 15 मिनट्स हो गए हैं, इतनी काफ़ी वीडियो है। अगर आपने नेक्स्ट देखनी है तो मैं पार्ट 2 की वीडियो इसके लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से पार्ट 2 देख लीजिएगा। इससे आगे वहाँ मैं MCQ सॉल्व करवाऊँगी। तो अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।